A very good morning to all of you. Welcome to Grader, India's largest online teaching platform. आज हम लोग ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जल्दी से लाइव आ जाएं आप लोग। इम्तियाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एकता कटारे, हिमांशु, पूजा देवी, अंजलि, धर्मेंद्र सिंह, मेहरा, निखिल। स्वागत है सभी का। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है ग्रेविटेशन। अमनदीप कौर, शालिनी कुमारी, मधु रानी, आशुतोष। तो ग्रेविटेशन क्या है बताइए? व्हाट मीन बाय ग्रेविटेशन? गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाले सबसे जो पहले वैज्ञानिक थे वो थे न्यूटन साहब। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने बागीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उन पर एक सेब आकर गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वो जानते थे कि भाई जब फोर्स लगता है तभी मोशन होता है, बिना फोर्स का तो मोशन संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हो ना हो पृथ्वी जो है वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि पृथ्वी जब तक अपनी तरफ फोर्स नहीं लगाएगी तब तक ये बॉडी पृथ्वी की तरफ आएगी नहीं, अर्थ की तरफ आएगी नहीं। उन्होंने बाद में कहा कि सिर्फ पृथ्वी नहीं, दुनिया की हर वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, और जिस बल से आकर्षित करती है उसको उन्होंने कहा ग्रेविटेशन। तो इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल है वो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, ग्रेविटेशन कहलाता है। लेकिन एक और टर्म सुना होगा आपने, ग्रेविटी। गुरुत्व क्या होता है? सो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन? सो धर्मेंद्र इज सेइंग अ फोर्स which have earth attracts any other body towards its center. So please remember, force of attraction between any two bodies, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल है वो ग्रेविटेशन कहलाता है। लेकिन किसी वस्तु या और पृथ्वी के बीच लगने वाला जो बल है उसको हम ग्रेविटी कहेंगे। तो अगर दो वस्तुओं में से एक वस्तु अगर अर्थ है तो उसको हम ग्रेविटी कह देंगे। ग्रेविटी कहने से ये बात क्लियर हो जाती है कि दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ है, तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण का बल ग्रेविटेशन कहलाता है, और किसी वस्तु एवं पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण का बल ग्रेविटी कहलाता है। सो ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन in which one body is earth, in which one body is earth. So here we have the definitions. So force of attraction between two objects is known as gravitation, and force of attraction between a body and earth is called what? Gravity. So एक अलग नाम दे दिया गया ताकि पता चल सके, ग्रेविटी कहने से ये बात स्पष्ट हो जाए कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु जो है वो अर्थ है। ओके, कोई शक है? ये वीक फोर्स है। जैसे मैं, अगर आप सीक्वेंस जानना चाहते हो हिमांशु, तो मैं बता देता हूँ कि दुनिया में जो सबसे मतलब स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स होता है। देन वी हैव मैग्नेटिक फोर्स। चलिए मैं सीक्वेंस ही बता दे रहा हूँ, आप पूछ रहे तो। फिर होता है मैग्नेटिक फोर्स, फिर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तब होता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है इन सब में। तो सबसे ज्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स, है ना। फिर होता है मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स। फिर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स। फिर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स, जिसमें भी मास है उन दो वस्तुओं के बीच लगता है। न्यूटन ने सिर्फ इतना नहीं बताया कि दो वस्तुओं के बीच फोर्स लगता है, हर वस्तु एक दूसरे वस्तु को खींचती है, कितने बल से आकर्षित करती है उसको कैलकुलेट करने के लिए लॉ भी दिया। उस लॉ को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम इसलिए कहते हैं कि आप इस नियम को किसी भी बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो बॉडी बहुत ही स्मॉल हो, जिसका मास बहुत ही कम हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई भी बॉडी हो जिसका कुछ मास होता है अपना, उसके लिए आप कर सकते हो। इसको आप प्लैनेट्स के लिए भी कर सकते हो इस्तेमाल, और स्टार्स के लिए भी कर सकते हो, सैटेलाइट्स के लिए भी कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। और वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि सपोज करो आपके पास दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो न्यूटन साहब कहते हैं कि इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल होगा वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दोनों के बीच की दूरियां बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, दूरियां घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। ये तो नेचर का ही नियम है। अगर आकर्षण बनाए रखना है तो दूरियों को कम करना होगा, फासलों को कम करना होगा, मतलब नजदीकियां बढ़ानी होगी। दूर जैसे जैसे आप दूर हो जाते हैं आकर्षण घटता जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं किसी के। तो दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण घटेगा, दूरी घटेगी तो आकर्षण बढ़ेगा। ये तो न्यूटन साहब ने कोई बात नहीं कही, ये तो अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने कहा होगा। अब दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव, दोनों को मिलाने पर आपको मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शन का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाइएगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट का नाम है g, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए, ये बॉडी इस पे F1 फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इस पे F2 फोर्स लगा रही है, तो F1 F2 के बराबर होगा। ये बॉडी इस पे जितना फोर्स लगाएगी ये बॉडी भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगी, चाहे इन दोनों का मास कुछ भी हो। तो F1 हमेशा F2 के बराबर होगा, वो कितना होगा? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ पे g क्या है? कांस्टेंट है। g एक कांस्टेंट है, मतलब एक नियतांक है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है? कांस्टेंट है। जी एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ पे जी क्या है? जी एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। आप कहीं पे भी चले जाओ, अर्थ पे, मार्स पे, जुपिटर पे, इसका जो वैल्यू है ना वो चेंज नहीं करता। इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करती। कितनी रहती है हमेशा? इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। तो इसकी वैल्यू, जी की जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में समान रहती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और जी की वैल्यू को ज्ञात करने वाले थे, डिटरमाइन करने वाले थे एक साइंटिस्ट, हेनरी कैवेंडिश। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, क्योंकि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। सो दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर बॉडी पे एप्लीकेबल है। अब
बस शर्त क्या है कि बॉडी में मास होना चाहिए। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ, प्रतिलोम वर्ग का नियम भी कहते हैं। अच्छा, ये हमेशा पूछा जाता है कि जी का इकाई क्या होती है, जी की इकाई क्या होती है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा, एफ होता है क्या, जी m1, बस इतना याद रखना है, m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी कैलकुलेट करना चाहो तो जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब सबकी यूनिट रख दो आप, एफ क्या था, फोर्स था, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर क्या था, दो वस्तुओं के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है मीटर स्क्वायर, m1 m2 क्या था, मास, तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, तो हो गया ना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, नीचे स्क्वायर है तो ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो ये हमेशा पूछता है कि जी का एसआई मात्रक क्या होता है, जी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बस इसको याद रखिएगा, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, तो एक बार आप सारी स्लाइड्स फिर से देख लीजिएगा, ये इंग्लिश वाली स्लाइड है। तो मैंने बोला कि भाई दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण का बल ग्रेविटेशन कहलाता है, लेकिन पृथ्वी और किसी वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण का बल गुरुत्व कहलाएगा, ग्रेविटी कहलाएगा। कितना फोर्स लगेगा, तो न्यूटन ने बोला कि ये जो फोर्स होगा दो वस्तुओं के द्रव्यमान का समानुपाती होगा, बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो फिर कांस्टेंट आया, कांस्टेंट को हम जी कहते हैं, जी का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान पूरे यूनिवर्स में समान है ना, कितना है, तो 6.67 × 10⁻11 है। इसको ज्ञात किया था हेनरी कैवेंडिश साहब ने, कोई शक नहीं है। चलिए, अब एक होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जानने से पहले आप जानिए कि त्वरण क्या होते हैं, व्हाट मीन बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण है, और त्वरण देने वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन देने वाला। कार में, बाइक में एक्सीलरेटर होता है ना, तो एक्सीलरेटर को प्रेस करने पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आना क्या कहलाता है, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन देने वाले को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटर। वो एक्सीलरेशन कितना है उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी कि भाई वेग में परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन कितने समय में हो रहा है, तो एक्सीलरेशन का परिमाण मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। अब देखिए एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी, आप जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड होगा ना, तो ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड। भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अच्छा, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी, तो आप कहिएगा जो वेलोसिटी की यूनिट बटा टाइम की यूनिट, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो मीटर सेकंड स्क्वायर। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मीटर सेकंड -2। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, तो ये बन गया चेंज इन वेलोसिटी, टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। जैसे देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये कोई बॉडी है और ये बॉडी रेस्ट में है, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, आपने इस पर फोर्स लगाया, पुश कर रहे हैं आप इसको, तो पुश करेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, मान लिया कि 4 मीटर पर सेकंड हो गई, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, ये चेंज कितने में आया, 2 सेकंड में आया। तो भाई अब आप इसका एक्सीलरेशन निकालोगे, वेलोसिटी में चेंज आना क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, बॉडी रेस्ट से चल रही थी, ये चेंज कितने समय में हुआ, 2 सेकंड में, तो ये हो गया कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगता है, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और वो उस त्वरण को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी कोई वस्तु पर बल लगता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और चेंज वेलोसिटी में चेंज आना एक्सीलरेशन कहलाता है। आप जानते ही हो ना कि भाई पृथ्वी भी अपने हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है एक बल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, गुरुत्व। पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो जब कोई फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आना कहलाता है एक्सीलरेशन। तो जब पृथ्वी के गुरुत्व के कारण चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तो लिख दिया एक्सीलरेशन, नाम से क्लियर देखिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण अगर वस्तु में एक्सीलरेशन आ रहा है, मतलब उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ऐसे जनरल एक्सीलरेशन होता है तो उसको ए से डिनोट करते हैं, लेकिन पृथ्वी के कारण अगर एक्सीलरेशन है तो उसको जी से डिनोट करते हैं। जी बोल देने का मतलब ही होता है कि भाई उसके मतलब पृथ्वी के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन आ रहा है, मतलब त्वरण आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल से दिखाने की कोशिश करता हूं कि कोई बच्चा है जो किसी पहाड़ पर खड़ा है और अपने हाथ में एक बॉल लिए हुए है, और अगर अभी से आप समय को काउंट करना शुरू करते हो तो t = 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन अगर ये इस बॉल को अपने हाथों से छोड़ देता है तो पृथ्वी आप खींचती है इसको अपने केंद्र की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बताइए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 9.8 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, 9.8, और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से आया, पृथ्वी की वजह से आया, तो एक ही जगह हम क्या लिख देंगे, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले 1 सेकंड में देखिए, यानी दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी फिर 9.8 मीटर पर सेकंड ऐड हो जाएगा, तो अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फिर बढ़ जाएगा, तो 19.6 प्लस 9.8 कितना हो गया, 29.4। यानी हर सेकंड उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि पृथ्वी इसको बराबर खींच रही है। तो चौथे सेकंड में इतनी हो जाएगी, पांचवें सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिर से 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ेगी। यानी हर सेकंड इसकी वेलोसिटी में इतना परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अब यहाँ से निकालिए 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच कितना एक्सीलरेशन हुआ, तो फिर से वही आएगा, देखिए ए कितना होता है, v। तो अब ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा u, इनिशियल वेलोसिटी इसको माने तो
समझ में आ रहा है? तो अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण या गुरुत्व के कारण वस्तु में त्वरण आता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो जनरल एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, पृथ्वी के द्वारा एक्सेलरेशन को बस जी से डिनोट कर देते हैं। छोटा जी बड़ा जी में क्या रिलेशन है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा जी बड़ा जी में क्या रिलेशन है? कोई वस्तु है जिसका मास m है, वो पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है, पृथ्वी का मास m है, तो m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान। m क्या है? मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये कोई m मास की वस्तु पृथ्वी की सतह पे रखी हुई है, तो इन दोनों वस्तुओं में आकर्षण का बल कितना लगेगा? पृथ्वी और इस वस्तु के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? तो आपका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, F होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। चलिए इस फॉर्मूला को इन दो बॉडीज पे अप्लाई करते हैं, तो देखिए ना क्या हो जाएगा। F इज इक्वल टू G, इसमें एक बॉडी है अर्थ जिसका मास है m, दूसरी बॉडी है जिसका मास है m, तो m ले लेते हैं और इंटू m ले लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? अगर मैं ये मान लूं कि अर्थ का होल मास जो है इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, इफ यू एज्यूम होल मास ऑफ द अर्थ इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, है ना, तो अगर हम ये मान लें कि अर्थ का टोटल मास इसके मतलब केंद्र पे केंद्रित है, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो हम रेडियस का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया इन दो वस्तुओं पे अप्लाई करने पे। आप जानती हो कि F क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा G m इंटू m अपॉन r स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन अगर अर्थ की वजह से आ रहा है तो एक ही जगह हम बस क्या लिख देंगे? G लिख देंगे। अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन क्या होता है? G होता है, तो G m इंटू m अपॉन r स्क्वायर, है ना, m से m हो गया कैंसिल, तो G आ गया आपका, G आ गया G m अपॉन r स्क्वायर। ये छोटा जी बड़ा जी में रिलेशन हो गया। अब देखिए G की वैल्यू रख दोगे आप, अर्थ के मास की वैल्यू रख दोगे, रेडियस की वैल्यू रख दोगे और कैलकुलेट आप करोगे तो आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन गेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So when we put the values of G, m and r square, then we can get 9.8 meter per second square, which is the value of acceleration due to gravity near the surface of the earth. Now if you see this relation, you can say that the value of acceleration due to gravity does not depends on mass of the body. It only depends on G, mass of the earth and radius of the earth. So आप कह सकते हो कि the value of G does not depends on mass of the body. जो छोटा जी का मान है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, और जी तो कांस्टेंट ही होता है, तो जी पे निर्भर करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास मान लिया कि 1 kg है और दूसरे का मास 100 kg है, दोनों को सेम हाइट से हम पृथ्वी की किसी ऊंचाई से छोड़ दें, सेम हाइट से पृथ्वी की किसी ऊंचाई से छोड़ दें, तो ये 1 kg है और ये 100 kg की बॉडी है। अब इसको पृथ्वी की सतह से हम छोड़ दें तो अर्थ पर पहले कौन आएगा? मान लिया यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h1 है, इसकी ऊंचाई h2 है, और h1 h2 के बराबर है, मतलब ऊंचाई समान है। तो दो विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को पृथ्वी की ऊंचाई से छोड़ देते हैं किसी ऊंचाई से, तो अर्थ पर पहले कौन आएगा? जिसका मास ज्यादा है या जिसका मास कम है? बताइए, पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? 100 kg वाला पहले आएगा। धर्मेंद्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो जी का मान जो है अभी बताया कि जी का मान जो है वो पृथ्वी के वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखिए इस इक्वेशन में कहीं छोटा m आ रहा है क्या? वस्तु का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है। कैपिटल m आ रहा है ना, इक्वेशन में कैपिटल m आ रहा है। कैपिटल m किसका मास है? अर्थ का मास। तो अगर दो विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वो पृथ्वी की सतह पे समान समय में आएगी। मान लिया यहाँ इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में t1 टाइम लगता है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में t2 टाइम लगता है, तो अगर h1 h2 है तो t1 t2 होगा। क्यों? अभी बताया मैंने कि जो जी का मान है वो जी m अपॉन r स्क्वायर होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, वस्तु के मास पे डिपेंड नहीं करता। ये तो पृथ्वी का मास है। अब देखिए वस्तु का मास चाहे जो भी हो, चाहे वो 1000 kg का हो या 1 kg का हो, दोनों में एक्सेलरेशन सेम ही प्रोड्यूस होगा। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से छोड़ने पर दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर आएंगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वस्तु का द्रव्यमान चाहे जो भी हो, दोनों में त्वरण सेम ही प्रोड्यूस होगा। So when two objects of different masses are released from same height, they will reach on the surface of the earth at the same time because the acceleration due to gravity does not depends on mass of the body. यही बात जब गैलीलियो ने कही लोगों को, तो लोगों ने कहा कि पागल है ये गैलीलियो, जिसका मास ज्यादा है वो पहले आएगा। तो लोगों ने क्या किया, वो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पे चढ़ गए और वहां से एक फीदर और एक कॉइन को छोड़ा, एक फीदर और एक कॉइन को गिरा दिया। तो इसने देखा कि कॉइन जो है वो पहले आ गया जमीन पर और फीदर जो है वो टहलता हुआ आ रहा है। ऐसा क्यों था? एक पंख ले लिया। तो ऐसा इसलिए हुआ कि भाई जो फीदर होता है, जो फीदर है उसका मास जो है वो कम है। फीदर जो है उसका मास एरिया के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। फीदर का जो मास है वो इसके एरिया के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से, मतलब हवा के प्रतिरोध की वजह से ये टहलता हुआ है और कॉइन जो है वो पहले गिर गया। तब वो लोगों ने कहा कि देखो गैलीलियो बेवकूफ आदमी है, ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहा था। तब फिर गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने क्या किया कि एक लॉन्ग ग्लास का ट्यूब लिया और इसे एयर को इवैक्यूएट कर दिया, एयर निकाल लिया, यानी अंदर अब क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, निर्वात हो गया। और तब उन्होंने कॉइन और सिक्के को छोड़ा तो देखा कि दोनों एक साथ ही जमीन पे आ गए। तो देखिए जब भी आप ग्रेविटेशन के लॉ को अप्लाई करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हवा के प्रतिरोध को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो गैलीलियो ने क्या बोला कि टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट विल टच द फ्लोर एट द सेम टाइम व्हेन वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो जब भी हम गुरुत्वाकर्षण के नियमों को अप्लाई करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसा है, आप करके देखेंगे, वैक्यूम करके देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा।
ठीक है, तो साथ में आएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब एक वुडन ब्लॉक है, सेम मतलब ये का दोनों का वॉल्यूम सेम है, और एक मतलब मेटल का ब्लॉक है, तो दोनों को सेम हाइट से छोड़ेंगे तो कौन पहले आ जाएगा, तो लोगों को लगेगा अच्छा मेटल वाला पहले आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जी और जी में अंतर क्या है? जो कैपिटल जी है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, और छोटा जी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान इतना होता है और स्मॉल जी का मान इतना होता है। ये जो बड़ा जी है उसका मान पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में कांस्टेंट होता है, ये चीज नहीं होता। आप कहीं चले जाओ, अर्थ, मार्स, जुपिटर, कहीं चले जाओ, चंद्रमा पे, सब जगह सेम होगा। लेकिन जो जी का मान है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, इसका मान परिवर्तित होता रहता है। तो ये जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, तभी तो इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। लेकिन छोटा जी ना चेंज करता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरिएशन इन स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी के मान में परिवर्तन, ये बड़ा जी नहीं छोटा जी है। जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन ड्यू टू एल्टीट्यूड, ऊंचाई के कारण। व्हेन वी गो अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे जी का मान घटेगा। ड्यू टू डेप्थ, गहराई के कारण, गहराई के कारण पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे नीचे जाएंगे अगेन घटेगा। सो व्हेन वी गो बिलो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी आल्सो डिक्रीजेस। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान तो शून्य ही हो जाएगा, जी का मान शून्य हो जाएगा। हाँ, कोई भी मास हो, वस्तु का मास चाहे जो भी हो, दोनों को समान ऊंचाई से छोड़ेंगे तो दोनों एक साथ जमीन को टच करेंगे, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर ही नहीं करता, दोनों में एक्सेलरेशन से ही प्रोड्यूस होगा, दोनों की वेलोसिटी में चेंज बराबर लाएगा। चंद्रमा पे क्या होगा, जितना मून पे है उसका अपॉन 6 हो जाएगा। सॉरी, चंद्रमा पे क्या होगा, जितना अर्थ पे है उसका अपॉन 6 हो जाएगा। तो जीएम का मतलब होगा मून पे जी का मान, जी का मतलब अर्थ पे जी का मान अपॉन 6। जैसे आप जानते हैं अर्थ पे जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको लगभग हम लिख सकते हैं ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूछेगा कि अर्थ पे जी का मान इतना है, तो बताइए मून पे कितना होगा, मून पे कितना होगा। तो आप कहेगा कि भाई मेरे पास फॉर्मूला है, जीएम होता है कितना, जीई बटा 6। जीएम का मतलब मून पे जी का मान, जी मतलब अर्थ पे जी का मान, तो अर्थ पे दिया हुआ है 10, तो 10/6 हो जाएगा, तो घटेगा। तो मून पे जाने पे भी क्या होगा, घटेगा, मतलब 1/6 हो जाएगा, तो अगेन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो अगर पूछा जाए कि मून पे हम चले जाए तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, जितना अर्थ है उसका 1/6 हो जाएगा। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान अगेन घटेगा। सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। तो अगर पूछा गया इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो भी जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। घूर्णन करने से जी का मान घट रहा है, तो अगर घूर्णन करना बंद कर दे तो बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज और इंक्रीज। एब्सोल्युटली द वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, हमारा अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अगर हमारा अर्थ परफेक्ट स्फीयर होता तो हर जगह का रेडियस समान होता है ना, आर 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 आर। लेकिन हमारा अर्थ ऐसा नहीं है। हमारा अर्थ कुछ यूं है, इक्वेटर पे ये बल्जिंग है इसकी, इक्वेटर पे ये फैला हुआ है, पोल पे चपटा है। तो ये देखिए, ये रेडियस ऑफ इक्वेटर है और ये रेडियस ऑफ पोल मान लो, ये ध्रुव और ये विषुवत रेखा है। तो कहाँ पर का त्रिज्या ज्यादा होगा, इक्वेटर पर का, और पोल का कम होगा। तो इक्वेटर, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। और कितना है, देखिए ये इक्वेटर का डायमीटर है और ये पोल का डायमीटर है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं डेटा से। तो ये पोल का डायमीटर हो गया और ये इक्वेटर का डायमीटर हो गया। ज्यादा कौन है, इक्वेटर का डायमीटर देखिए ज्यादा है पोल के डायमीटर से। तो मैंने क्या बोला कि हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुव पर चपटी है और विषुवत रेखा पे फैली हुई है, बल्जिंग है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा हो गया रेडियस ऑफ पोल से। तो आप कह सकते हो कि आर ई ग्रेटर देन आर पी। अब देखिए जी क्या होता है, तो आपने कहा था कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब जी कांस्टेंट, अर्थ का मास भी कांस्टेंट होता है, तो जी किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, आर का। तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब पृथ्वी पे जहाँ पे जी का मान, सॉरी रेडियस ज्यादा होगा जी का मान कम होगा, और पृथ्वी में जहाँ पे रेडियस कम होगा वहां पर जी का मान ज्यादा होगा, क्योंकि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब देखिए रेडियस का मान मैक्सिमम कहाँ पे है, रेडियस का मान मैक्सिमम कहाँ पे है, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम, तो वहां पे जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। पोल पे रेडियस मिनिमम, तो जी का मान क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो जी का मान घटेगा कि बढ़ेगा, तो उत्तर होगा कि बढ़ेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा, नीचे जाने पर जी का मान फिर से घटेगा, सेंटर पे, पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 हो जाता है, मून पे जितना अर्थ पे है उसका अपॉन 6 हो जाता है, पृथ्वी के रोटेशन यानी घूर्णन के कारण जी का मान फिर से घटेगा, पोल पे जी का मान मैक्सिमम होता है, विषुवत रेखा पे जी का मान मिनिमम होता है। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे तो जी का मान बढ़ रहा होगा। ये 8 पॉइंट आप बिल्कुल रख लीजिए। कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे, अब दिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा, तो ये रख लीजिए बिल्कुल। ये 8 एमसीक्यूज हैं आपके सामने, उसको एक साथ मैंने लिख दिया। ऊपर जाने पे घटेगा, नीचे जाने पे घटेगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा, मून पे जितना अर्थ पे उसका अपॉन 6 हो जाएगा, घूर्णन के कारण घटेगा, पोल पे अधिकतम होगा, इक्वेटर पे मिनिमम होगा। तो इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई शक है किसी को क्या? बहुत अच्छा, एक साथ हमने लिख दिया इसको। 3 पॉइंट्स को बिल्कुल कलेक्ट करिएगा और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए
आगे आते हैं कि भाई डिफरेंस क्या होता है मास में और वेट में, क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास क्या होता है कि द एक्चुअल मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। किसी वस्तु में पदार्थ की जो कुल मात्रा होती है वो उसका द्रव्यमान कहलाती है। जैसे मान लिया कि आयरन है, तो आयरन के एटम से बना होगा, बहुत सारे आयरन के एटम होंगे, तो ये आयरन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, आप इसको कहीं पे भी लेके चले जाओ तो एटम में परिवर्तन थोड़ी ना हो जाएगा। अर्थ पे लेके चले जाओ, आप मार्स पे लेके चले जाओ, चंद्रमा पे, जुपिटर पे, कहीं पे भी एटम्स में जो क्वांटिटी है मैटर का वो तो चेंज नहीं होगा। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, द एक्चुअल मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। बट व्हाट इज द वेट, द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज वेट। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को उसका भार कहते हैं। तो जो भार होता है वो क्या होता है, वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी। सो मास एक अदिश राशि हो जाएगी और वेट क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मास हमेशा कांस्टेंट होता है, कहीं पे भी लेके चले जाओ भाई, एटम चेंज कर जाएगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स तो चेंज नहीं करेंगे ना। तो मैटर जो है एक्चुअल मैटर वो तो चेंज नहीं करेगा, तो मास कांस्टेंट है। लेकिन वेट वेरी कर सकता है, वेट वेरी कर सकता है, वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। क्यों, अभी दिखाता हूँ। पहले देखिए एसआई यूनिट क्या होती है मास की। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। जैसे आप आम बोलचाल में कह देते हैं कि इस बॉडी का वेट 50 केजी है, ये नहायत ही गलत बात है। आम बोलचाल में चल जाता है डेली लैंग्वेज में, लेकिन फिजिक्स में अगर आप बोल देते हैं कि इस बॉडी का वेट इतना केजी है तो आपको बिल्कुल बेवकूफ समझेगा, क्योंकि वेट तो फोर्स होता है और फोर्स वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आपका नंबर काट लेगा एग्जामिनर, गुस्सा हो जाएगा कि भाई क्या लिख रहा है याद में, वेट केजी कैसे हो सकता है। तो वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। और मैंने क्या बोला कि वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो वेट क्या होता है, वो फोर्स होता है जिस फोर्स से वस्तुओं को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और पृथ्वी के लिए एक्सेलरेशन लिखना हो तो क्या हो जाएगा, एक ही जगह हम क्या लिख देंगे, जी। तो वेट कितना हो गया, वेट हो गया m इंटू जी। अब देखिए आप, चूंकि जी का मान प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, जी का मान प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, इसलिए वेट भी क्या होगा, प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा, वेट भी प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मून पे वेट क्या होगा किसी वस्तु का, तो आप कहेगा जितना अर्थ पे वेट है उसका अपॉन 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीएम कितना होता है, जीई अपॉन 6 होता है। तो वेट क्या होता है, m इंटू जी। तो वेट मून पे कितना हो जाएगा, जितना अर्थ पे है उसका अपॉन 6 हो जाएगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कि भाई वेट अर्थ पे दिया रखा है 60 न्यूटन, जिसको आप केजी कह देते हैं, कि अर्थ पे 60 केजी है किसी का, है ना, एक्चुअली केजी नहीं न्यूटन बोलेंगे। तो वेट 60 केजी है पृथ्वी पे, तो मून पे क्या हो जाएगा। तो आप कहेगा फॉर्मूला है हमारे पास, डब्ल्यू एम क्या होता है, डब्ल्यू ई अपॉन 6। वेट दे रखा है 60 अपॉन 6, यानी वो चंद्रमा पे वहां पे जाके अगर कोई यहाँ 60 केजी का है ना, तो चंद्रमा पे जाकर 10 ही केजी का रह जाएगा। तो देखिए वेट तो चेंज कर रहा है, क्योंकि जी का मान चेंज कर रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि भाई वेट जो है वो वैरी करेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे आपने सोना को तोला है इक्वेटर पे और इसी सोना को आप पोल पे तोल रहे हैं,
इक्वेटर पे आपने इसको वे किया है और इसी सोना को आप पोल पर तौल रहे हैं, तो उसका मान घटेगा कि बढ़ेगा? वो ज्यादा भारी होगा कि कम भारी प्रतीत होगा? आप गोल्ड को पोल पर तौल रहे हैं जाकर, तो उसका वेट ज्यादा होगा कि कम होगा? तो आप कहेगा वेट होता है m/g, जी का मान मैक्सिमम होता है पोल पे इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, तो वेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। वेट होगा, बढ़ेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, कोई आदमी अगर पृथ्वी पे बहुत मोटा है तो वो मून पे चला जाए तो बहुत स्लिम महसूस करेगा अपने आप को। हाँ, पोल पर मैक्सिमम है तो जी का मान बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, है ना? तो ये चीज होती है, याद रखेंगे इसको। उपग्रह पे आते हैं। सैटेलाइट क्या होता है? देखिए, आप सभी जानते होंगे कि भाई सन के अराउंड जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड जो ऑब्जेक्ट घूमते हैं, उसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन प्लैनेट के अराउंड जो घूमते हैं उसको हम सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे मून क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। सूर्य के ओर जो चक्कर लगाता है, सूर्य के ओर जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। तो लिख दिया है कि हेवनली ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज अ सैटेलाइट। वो खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। और उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह जैसे कि चंद्रमा, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम उपग्रह, मतलब मैन मेड सैटेलाइट, मानव निर्मित उपग्रह को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह। वो उपग्रह वो उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा स्थिर प्रतीत हो, हमेशा स्थिर, यहाँ पे मैं हिंदी लिखना भूल गया, स्थिर प्रतीत हो तो अभी लिख देता हूँ, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। ठीक है, तो नाम से क्लियर है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रेस्ट, है ना? यानी वो सैटेलाइट जो जिसको पृथ्वी से देखने पर वो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में रुका हुआ प्रतीत हो। इसको पार्किंग सैटेलाइट भी कहते हैं। जैसे गाड़ी आपने पार्क कर दी मतलब रुकी हुई है। तो चूंकि ये उपग्रह ऐसे होते हैं जिसको हम पृथ्वी से देखेंगे तो हमेशा एक जगह पे प्रतीत होगा। अब आप देखो कि पृथ्वी भी घूम रही है, पृथ्वी भी घूम रही है, और उसके अराउंड जो सैटेलाइट है वो भी घूम रहा है, उसके अराउंड जो सैटेलाइट है वो भी घूम रहा है। अब दो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो दोनों एक दूसरे के प्रति रेस्ट में कब प्रतीत होता है? देखिए, दो ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहा है और दोनों एक दूसरे के प्रति रुका हुआ प्रतीत कब होगा? जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो? सेम हो। दोनों की वेलोसिटी क्या हो? सेम हो, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो। तो दो मोशन वाली वस्तुएं, दो गतिमान वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर कब प्रतीत होगा? जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में समान वेग से जा रही हो। जैसे दो बाइक, एक बाइक यहाँ पे है, एक बाइक यहाँ पे, दोनों इसी दिशा में एक ही स्पीड से जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। तो भाई पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कोई सैटेलाइट रेस्ट में कब होगा? जब पृथ्वी जैसे घूम रहा है, जिस दिशा में घूम रहा है। पृथ्वी कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो कहेगा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो सैटेलाइट को भी वैसे ही घूमना चाहिए। और जितनी वेलोसिटी से ये घूम रहा है, मतलब ये जैसे मान लिया कि 24 आवर्स में एक चक्कर लगा लेता है, तो इसको भी एक चक्कर लगाना होगा। तो अगर पृथ्वी जिधर घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, उसी डायरेक्शन में हम मतलब सैटेलाइट को भी घुमाएं, और जितना टाइम पीरियड पृथ्वी का है उतना टाइम पीरियड हम सैटेलाइट का छोड़ दे, तो ये मान लिया यहाँ से यहाँ गया, तो ये पृथ्वी जैसे घूमकर इधर आई तो ये भी यहाँ पे आ गया, तो हमेशा ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में आपको स्थिर प्रतीत होगा। तो वो उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत हो, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। और भू स्थिर उपग्रह ऐसे घूमता है, इक्वाटोरियल ऑर्बिट में घूमता है। ये देखिए ऐसे पूछा जाता है कि भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी से कितनी होनी चाहिए? इसको याद रखना आपके एग्जाम के लिए, 36,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर। और आवर्तकाल कितना होना चाहिए? पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर, 24 आवर्स। बस ये दो पॉइंट आप याद रखिए, आवर्तकाल और हाइट, बाकी को छोड़ दीजिए। इनका जो इस्तेमाल है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है। इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल, भू स्थिर उपग्रह का जो इस्तेमाल है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है ना, दूर संचार के लिए किया जाता है।
जैसे इनसैट 2B, इनसैट 2C भारत की भू स्थिर उपग्रहों के नाम हैं। दूसरा होता है ध्रुवीय उपग्रह, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोलर सैटेलाइट, ये ऐसे मूव करेगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा था इक्वाटोरियल ऑर्बिट में, ये पोलर ऑर्बिट में मूव करेगा, इसको बोलेंगे पोलर सैटेलाइट, सिंपल। तो ध्रुवीय कक्षा में घूमते हैं। पृथ्वी से ऊंचाई 880 किलोमीटर होनी चाहिए, टाइम पीरियड इतना होना चाहिए, और वाइटल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, मौसम की जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टडी ऑफ अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतों का अध्ययन करने के लिए, और मैपिंग के लिए, जैसे गूगल मैप वगैरह जो आपको रास्ता बताता है वो पोलर सैटेलाइट बताते हैं। मूव कैसे करेंगे, जब इसको हम पृथ्वी की सतह से छोड़ेंगे तो इस वेलोसिटी से छोड़ेंगे कि वो वेलोसिटी उसको सेंटीपिटल फोर्स दे। बिना सेंटीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। उसी को देखते हैं हम लोग। ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग क्या होता है? कक्षीय वेग कक्षीय वेग वह कम से कम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, कक्षीय वेग कहलाता है। सो द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट विल रिवॉल्व द अर्थ, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझिए इसको क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। जैसे सपोज करो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से हमने किसी वस्तु को किसी v वेलोसिटी से फेंका तो इट विल कवर सम हाइट एंड पृथ्वी की सतह पे गिर जाएगी, आकर कुछ ऊंचाई पे जाएगी, गिर जाएगी। कुछ और वेलोसिटी हमने बढ़ाई तो कुछ और ऊंचाई तक जाएगी, पृथ्वी की सतह पे आकर गिर जाएगी। और हमने वेलोसिटी से फेंका, वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं तो और ऊंचाई पे जाएगी, पृथ्वी की सतह पे आकर गिर जाएगी। लेकिन हमने एक ऐसी वेलोसिटी दे दी इसको, इतनी वेलोसिटी से फेंका कि अब पृथ्वी की सतह पे ना गिरकर ये पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, इसी को हम कक्षीय वेग कहते हैं। तो वह न्यूनतम वेलोसिटी जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर वो पृथ्वी की सतह पे वापस ना आए बल्कि पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, उसको हम कक्षीय वेग कहते हैं। और कक्षीय वेग का जो मान होता है वो होता है √Gm/r, Gm/r। अब देखिए जी क्या होता है, जी होता है Gm/r²। तो Gm कितना हो जाएगा, Gm हो जाएगा GR²। अब यहाँ पर Gm की वैल्यू GR² रख के कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा √GR, आ जाएगा ना।
अब आप देखो जी की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू रखो, रेडियस की वैल्यू रखो पृथ्वी की, तो आ जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ कि हम वस्तु की स्पीड को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, और वस्तु की स्पीड हम कितना कर दें, 8 किलोमीटर पर सेकंड कर दें। तो किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकोगे ना आप, तो वो अर्थ की सतह पे वापस नहीं आएगा, वो घूमने लगेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा, मतलब वो सैटेलाइट बन जाएगा, है ना, सैटेलाइट बन जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षीय वेग का मान कितना होता है, तो 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग हम 8 किलोमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। तो वह कक्षीय वेग वह कम से कम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाए तो वो पृथ्वी पे लौट कर नहीं आएगा, बल्कि उसको उसकी परिक्रमा करने लगेगा, कक्षीय वेग कहलाता है। और कक्षीय वेग का वैल्यू होता है जीएम अपॉन आर, या इसको कैलकुलेट करोगे, जीएम की वैल्यू रख दो, जीआर रख दो, जीआर स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट जीआर। जी की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, 8 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन एक और वेग होता है जिसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग क्या है ये देखिए। पलायन वेग क्या है कि जैसे कि अर्थ है, अर्थ की सतह से किसी वस्तु को आप फेंक रहे हो, किसी ऊंचाई तक जाएगी, पृथ्वी की सतह पे आकर गिर जाएगी, और वेग बढ़ाया आपने, और ज्यादा ऊंचाई पे जाएगी, पृथ्वी की सतह पे वापस आ जाएगी, और ज्यादा वेलोसिटी, और ज्यादा ऊंचाई, पृथ्वी की सतह पे वापस आ जाएगी। लेकिन आपने एक ऐसी वेलोसिटी दे दी कि अब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया। ये पृथ्वी का अपना एक क्षेत्र होता है जिससे ऊपर जाने पर ये चीजों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये कहलाता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर बॉडी है तो वो नीचे आ जाएगी, लेकिन आपने इसको इतनी वेलोसिटी दे दी कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल गया। अब वो पृथ्वी की सतह पे कभी वापस लौट के नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं पलायन वेग। पलायन कर गया, एस्केप कर गया, और इसकी वैल्यू होती है कितनी, अंडर रूट 2 जीएम अपॉन आर। जी होता है कितना, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। जीएम यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, जीएम हो जाएगा आपका जी आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप रख दो इसमें, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 जी आर। 2 की वैल्यू रखो, जी की वैल्यू रखो, रेडियस की वैल्यू रखो, ये आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को इतनी वेलोसिटी दे दी जाए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप फेंक दोगे ना, तो वो कभी पृथ्वी की सतह पे वापस नहीं आएगा, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए स्केप वेलोसिटी में और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या अंतर है। देखिए आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, आपसे बहुत मोहब्बत है उसे, वो आपके पास वापस आ गया। फिर मारा आपने 2-4 थप्पड़, फिर वापस आ गया, नाराजगी देखिए बढ़ती जा रही है, वापस आ गया, और ज्यादा उसको पीट दिया, बहुत मोहब्बत है आपसे, वापस आ गया। लेकिन आपने उसको बिल्कुल थपड़ा दिया, तो अब वो आपके मोहब्बत से, आपके इश्क की कैद से आजाद हो गया। इतनी नफरत हो गई कि आपके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से इश्क की कैद से बाहर निकल गया, वो अब आपके पास लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। उसी थप्पड़ को हम क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। कि वो थप्पड़, जितना थप्पड़ मार देने पर वो आपकी इश्क की कैद से आजाद हो गया, आपके इश्क में जो गिरफ्तार था, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर था, उससे वो बाहर चला गया। उस थप्पड़ को हम स्केप वेलोसिटी कहते हैं, और वो थप्पड़ कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड आपने दे दी तो वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, देखिए कि आपने एक थप्पड़ मारा, वापस आ गया, और मारा, वापस आ गया, बहुत मोहब्बत था आपसे, लेकिन आपने उसको बिल्कुल थपड़ा दिया, तो अब आपके पास वापस नहीं आएगा, बस दूर से ही आपका चक्कर लगाता रहेगा। आपसे नाराज है, लेकिन अभी भी आपके इश्क में गिरफ्तार है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, दूर से आपको देख रहा है, देखिए दूर से आपके घर का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन आपके पास वापस नहीं आएगा क्योंकि नाराज है वो, लेकिन आपके इश्क में गिरफ्तार भी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या होता है कि ये जो बॉडी है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहकर ही इसका चक्कर लगा रहा है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर रहा है, इसको सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है। लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है कि आपके इश्क से बाहर चला गया, वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। तो कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ रखना चाहिए ताकि वो कभी वापस आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वो थप्पड़ है जिसे मार देने पर अब वो आपके इश्क की कैद से बाहर आ गया। लेकिन ये कक्षीय वेग वो थप्पड़ है कि इस बंदे को इसने नाराज कर दिया, लेकिन अभी भी आपके इश्क में गिरफ्तार है, आपके घर का चक्कर लगा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों में अंतर होता है भाई। तो दोनों की वैल्यू याद रख लीजिएगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी देने पर वो घूमने लगेगा, इतनी वेलोसिटी देने पर तो भाग ही जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, मतलब इश्क की कैद से आजाद हो गया। समझ में आ गया? अब एक चीज होती है भारहीनता। भारहीनता, वेटलेसनेस कब कब होता है? फ्री फॉलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी जो है ऐसे फ्री फॉल हो रहा है, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, गुरुत्वाकर्षण के मतलब इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, तो फ्री फॉलिंग बॉडी का वेट 0 होता है ना। मुक्त पिंड का भार 0 होता है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी का वेट इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट, है ना।
तो उपग्रह के अंदर या स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर भी शून्य हो जाएगा। क्यों? वेट क्या होता है, भार क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बॉडी का मास चाहे जो भी हो, सेंटर पे जी का मान 0 हो जाता है, तो वेट 0 हो जाएगा। फ्री फॉलिंग लिफ्ट में, लिफ्ट का केबल टूट गया, लिफ्ट का केबल टूट गया तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्री फॉल बॉडी हो जाएगी, मुक्त पिंड की तरह बिहेव करेगी। तो लिफ्ट का केबल टूट गया तो भी भार 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, फ्री फॉल बॉडी का वेट हमेशा शून्य होता है। सैटेलाइट में या स्पेसक्राफ्ट में किसी वस्तु का भार शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पे वस्तु का भार शून्य होता है। लिफ्ट का केबल ब्रेक कर गया तो उस टाइम भी भार शून्य होगा। केपलर ने 3 नियम दिए ग्रह की गति की व्याख्या करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केपलर ने ग्रह की गति की व्याख्या करने के लिए कितने नियम दिए। सो केपलर्स गिव 3 लॉ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ प्लैनेट, है ना। तो प्लैनेट के मोशन को बताने के लिए केपलर ने 3 नियम दिए। पहला नियम है कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। आपको अगर लगता है कि सन के अराउंड जो प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं तो गलत समझते हैं आप। ये सन है, ये प्लैनेट है, ये ऐसे नहीं घूमता, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है इसका, ऐसे नहीं घूमता, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमता है। अब देखिए, सर्कुलर पाथ का सेंटर होता है, सर्कुलर पाथ का क्या होता है, सेंटर होता है ना, सेंटर होता है, केंद्र होता है। लेकिन ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ है, मतलब अंडे जैसा जो पथ है, इसका फोकस होता है, 2 फोकस होता है। ये F1 मान लो और ये F2 मान लो। तो F1 F2 को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फोकस कहते हैं। तो आपको नियम याद नहीं रखना है, बस मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ कि ये नियम क्या बोलता है। ये नियम बोलता है कि जो प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता सन के अराउंड, बल्कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमता है। तो बोल रहा है ना, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। यानी जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और इस इलेप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे सन होगा, या तो सन यहाँ होगा या फिर सन यहाँ होगा। तो ये जो प्लैनेट है, यहाँ पे प्लैनेट है वो सन के अराउंड ऐसे घूमता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। कभी वो सन से दूर जाएगा, सन से नजदीक आएगा, जब सन के नजदीक आएगा तो गर्मी आएगी, सन से दूर जाएगा तो सर्दी आएगी, ऐसे घूमता है। तो ये है पहला नियम। तो केपलर का प्रथम नियम कहता है कि सभी सूर्य ग्रह के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तथा सूर्य उन कक्षाओं के किसी एक फोकस पर होता है, या तो यहाँ रखिए या फिर यहाँ रखिए। यह है लॉ ऑफ ऑर्बिट। नो, नेक्स्ट है लॉ ऑफ एरिया। एरिया क्या बोलता है, लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, देखिए इसको समझिएगा। जैसे प्लैनेट ए से बी पे गया, ये डायरेक्शन है, ए से बी पे गया, और फिर हम ले लेते हैं कि मान लिया सी से डी पे गया। तो ए से बी तक जाने में मान लिया प्लैनेट ने इतना एरिया कवर किया, है ना। ये एरिया मान लिया कि हम A1 मान लेते हैं, इस एरिया को A1 मान लेते हैं, इस एरिया को A1 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है वो T1 लगा है, ठीक है। चलिए, फिर प्लैनेट गया है C से D, और C से D तक जाने में इसने मान लिया A2 एरिया कवर किया है, और C से D तक जाने में इसे टाइम लगा है T1 T2। तो अगर T1 T2 के बराबर है तो A1 जो है वो A2 के बराबर होता है। मतलब एरिया का नियम कहता है कि प्लैनेट इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में T1 टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में T2 टाइम लग रहा है, और ये टाइम सेम है, तो ये एरिया भी सेम होगा। मतलब प्लैनेट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया तय करता है, इक्वल एरिया तय करता है। तो समान समय अंतराल में समान एरिया क्या होता है, कवर करता है कौन, प्लैनेट। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। और तीसरा नियम क्या कहता है, इसको समझिए। तीसरा नियम है लॉ ऑफ पीरियड। ये कोई इलेप्टिकल ऑर्बिट है तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, मान लिया ये 2A है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कहलाएगा मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 2A है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी A कहलाएगी, ये कहलाएगी सेमी मेजर एक्सिस। सेमी का मतलब हाफ होता है, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया मेजर एक्सिस, तो ये वाला कहलाता है माइनर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक ये मान लिया टोटल डिस्टेंस B है, तो ये कहलाएगा माइनर एक्सिस। ये होगा मेजर एक्सिस, ये होगा माइनर एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। अब देखिए ये नियम क्या कहता है। जैसे प्लैनेट घूम रहा है तो प्लैनेट को इस पाथ का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं। तो ये बोलता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, सॉरी, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी, क्यूब रूट नहीं, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये है सेमी मेजर एक्सिस। तो ये कहता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये वाला एक्सिस को हम बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह का सूर्य के सापेक्ष जो परिक्रमण काल का जो वर्ग है, प्रत्येक ग्रह का परिक्रमण काल का जो वर्ग है उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा की, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस को क्या बोलेंगे, अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात का समानुपाती होता है। तो जस्ट याद रखिएगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब आपसे ये लॉज नहीं पूछे जाते, बस इतना पूछा जाएगा कि भाई पहले लॉ को क्या बोलते हैं, तो लॉ ऑफ क्या बोलते हैं बताइए, दूसरे लॉ को क्या कहते हैं, तीसरे लॉ को क्या कहते हैं। तो पहला लॉ हो गया आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा हो गया लॉ ऑफ एरिया, तीसरा हो गया लॉ ऑफ पीरियड। तो ये था आपका ग्रेविटेशन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, किसी को कोई डाउट। तो देखिए आपको जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है, ये सब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर मैंने बता दिया कि हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और केपलर्स लॉ में बस इतना याद रखिएगा कि कौन सा लॉ कौन सा है। हाँ, वेट लिखा रहता है वो मतलब डेली लैंग्वेज में लिख देते हैं, लेकिन फिजिक्स में वेट का की यूनिट अगर आप मतलब केजी लिख देते हैं तो ये तो अपराध माना जाएगा। हाँ, बोलचाल में चलता है क्योंकि हम फिजिक्स यूज नहीं करते ना उसमें, इसलिए आशुतोष ऐसा लिखते हैं। वो ऐसे सेट होगा कि देखिए ऐसा तभी संभव है कि भाई इक्वल एरिया तभी तय करेगा जब ये नजदीक आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो प्लैनेट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब ये सन के नजदीक आएगा तो प्लैनेट की वेलोसिटी बढ़ती है, और जब दूर जाता है तो वेलोसिटी घटती है, तभी ये एरिया इक्वल हो सकता है ना। मतलब एरियल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कब तय करेगा, जब ये नजदीक आएगा तो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, तभी एरिया ज्यादा होगा ना।
और वेलोसिटी ज्यादा क्यों हो जाएगी? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। नजदीक आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी। दूर जाएगा तो वेलोसिटी घट जाएगी। इसलिए इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ये तय करेगा। ठीक है जी अमित। तो एरियल वेलोसिटी हम बोलते हैं, जैसे आप 11th में पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग स्टेटमेंट क्या लेते हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच पूजा। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए। नहीं, अब तो इस लेक्चर को फिर से देख सकते हैं ना पूजा देवी, अब बार बार देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। तो एक बार आप जो है बढ़ा बढ़ा कर लेक्चर देख लीजिए, जो वाला आपको चाहिए, जहाँ पे आपका कंफ्यूजन हुआ है ना। चलिए, तो ऑनलाइन का यही तो, ऑनलाइन क्लासेस की यही तो ब्यूटी है कि आप इस लेक्चर को बार बार देख सकते हैं जब तक ये कोर्स वैलिड है। तो कहीं पर भी कोई डाउट अगर आ रहा है तो आप वहाँ पे बढ़ा बढ़ा कर देखते जाइए लेक्चर को। तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।